कॉम्प्लीमेंट्री शेप का इस टाइप से उसके सरफेस पे प्रोटीन होगा और ये इसमें आके बाइंड हो गया, समझे। ये रेड कलर जो है ये मैंने एंटीजन को दिखा रखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये बहुत सारे इसके सरफेस हैं, ये एंटीजन का सरफेस है, ठीक है। अब इस पे एंटीबॉडी जाके बाइंड होती हैं। तो एंटीबॉडीज कैसे बाइंड होती है, तो हम इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा देते हैं कि ये देखो इसमें इस तरीके से एंटीबॉडीज बाइंड हो गई। जब ऐसा होता है तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे एसिड को बेस में डालने पे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एंटीजन से एंटीबॉडीज बाइंड हो। ऐसा न होने या ऐसा होने से फ़र्क क्या पड़ता है, देखो जब ये एंटीजन से एंटीबॉडीज बाइंड हो जाते हैं ना, तो ये एक तरीके का टैग का काम करता है और ये इसको विजिबल बना देता है इम्यून सिस्टम के लिए। मतलब इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाइड कर लेता है कि ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। जैसे ये कुछ वैसा है ना कि इसे एक स्टोरी के फॉर्म में सुनो। जैसे मान लो कि कोई जो फॉरेनर, कोई इन्फिल्ट्रेटर जो है, जो कोई टेररिस्ट है, वो अगर आपकी कंट्री में आ गया है, सबसे बचा के आ गया, वो जितना आपने डिफेंस लगाया था सबको चकमा दे के आ गया। अब वो क्या करता है कि वो उसे पता है कि आपके कंट्री की जो डिफेंस फोर्सेज है वो तो उसका वेलकम करने के लिए होंगी नहीं, तो वो छुप के रहता है, अपनी आइडेंटिटी को बचाता है। वो इस तरीके से रहता है कि कोई उसे जान न पाए। अब जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो पुलिस है, वो जो है वो उन्हें आइडिया ही नहीं कि टेररिस्ट कहाँ है। अगर आइडिया होता तो वो उसे अरेस्ट करते, वो उसे न्यूट्रलाइज करते, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए वो विजिबल नहीं है, क्योंकि वो छिप के रह रहा है। अब आपके यहाँ कई सारी एजेंसियाँ हैं, कई सारी एजेंसियाँ जिनका काम ऐसे छुपे हुए डेंजर को एक्सपोज करना है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को टैग करते हैं, कुछ उन्हें जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ उनके लिए स्पाई का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये आदमी यहाँ इलीगल है और इसे चलो पकड़ो। पकड़ने का काम तो हमेशा पुलिस करेगा ना, एक्शन तो हमेशा पुलिस ही लेगा, लेकिन तभी लेगा जब उसे इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि ये आदमी वैलिड तरीके से नहीं है और ये आदमी इलीगल तरीके से है और ये एक पोटेंशियल डेंजर हो सकता है। ठीक उसी तरीके से जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला जाता है तो हमारे बॉडी में अरबों सेल हैं, मिलियन बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी में लगी हुई हैं। तो एक बैक्टीरिया के सेल को हमारा इम्यून सिस्टम खोज नहीं पाता है। वो खोज तभी पाता है जब ये एंटीजन से एंटीबॉडी जो है ना यहाँ न्यूट्रलाइज कर दे, इसकी पूरी सरफेस पे जो न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये बैक्टीरिया इनविजिबल से विजिबल हो गया। अब इसका काम क्या होता है कि ये न्यूट्रलाइज हुई बैक्टीरिया जो है इसके ये जो आपको सरफेस प्रोटीन दिख रहे हैं, इससे बैक्टीरिया क्या करता है कि इससे ये दूसरी सेल से कम्युनिकेट करता है, अपने को अटैच करता है। जब इससे एंटीबॉडीज अटैच हो जाती हैं तो ये बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है। जैसे कि आपने टेररिस्ट को पकड़ लिया और उसे जो है हैंडकफ, हथकड़ी पहना दी, अब उससे कोई खतरा नहीं है। तो जब उसे आपने हथकड़ी पहना दी तो अब उसे आप कोर्ट में ले जाओगे, सजा दिलवाओगे। तो यहाँ ये प्रोसेस क्या है कि एक बार ये एंटीजन एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ये विजिबल हो गया, तो जो आपने सेल बताई थी, चाहे मैक्रोफेजेस सेल, जो टिश्यू मैक्रोफेजेस, या जिनको ब्लड है तो मोनोसाइट की सेल, या फिर जो न्यूट्रोफिल की सेल है,
इनका काम होता है, ये किलर सेल होती हैं, इनका काम होता है कि ये इसकी फैगोसाइटोसिस कर लें, ये इसको अपने जो है यहाँ अपने फूड वैक्यूल्स में ले आएं और फूड वैक्यूल में इस बैक्टीरिया के ऊपर एंजाइम डाल के इसे डाइजेस्ट कर दें। केस क्लोज। जो अंदर आया था इन्फिल्ट्रेटर, जो इन्फिल्ट्रेटर जो अंदर आया था इलीगल तरीके से, जो पैथोजन अंदर आ गया था आपके डिफेंस को तोड़ के, उसे पहले जो है इम्यून सिस्टम ने खोजा, न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज होने के बाद वो आइडेंटिफाइड हो गया, आइडेंटिफाइड होने के बाद उसकी फैगोसाइटोसिस हो गई और केस क्लोज। ठीक है, इस तरीके से कुछ काम करता है आपका डिफेंस सिस्टम। तो हम जब इस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। इसका मतलब है कि एंटीजन बाइंडिंग सरफेस ऑफ एंटीबॉडीज से एंटीजन बाइंड हो गया, ये बाइंडिंग सरफेस है और इस सरफेस से इंगेजमेंट हो गया है किसका, एंटीबॉडीज का। तो ऐसे ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन आपकी जो बी सेल हैं और टी सेल हैं, जो लिम्फोसाइट की सेल हैं, ये ऐसे ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, इनका प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, लेकिन वो सारी प्रोसेस कैसे होगी, तो सब कुछ हमें इंटीग्रेटेड मैनर में लाना है। ठीक है, अभी एक कहानी में एक और ट्विस्ट है, वो भी थोड़ा आपको समझा दूं कि एक बात ये जानो आप कि कहानी के दो वर्जन होते हैं हमेशा। सुना कौन रहा है, कौन स्टोरी बता रहा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक बात ये जानो कि आप घर में बहुत हाई सिक्योरिटी वाला सिस्टम लगा लो, कैमरे वैमरे लगा लो, ठीक है, और बहुत अच्छे लॉक्स लगा लो, ठीक है, जिनके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या कभी आप 100% श्योर हो सकते हैं कि इस डिफेंस को तोड़ा नहीं जा सकता? इस डिफेंस को तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना है कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक्चुअल में ताला जितना अच्छा होगा, चोर उससे अच्छा होगा, तभी तो वो उसे तोड़ पाएगा और चोरी कर पाएगा। इसी तरीके से इम्यून सिस्टम चाहे जितना अच्छा हो, पैथोजन उससे भी अच्छा होता है। आज की डेट में मेरे कहने का मतलब थोड़ा पैथोजन की भी सुन लो। ये तो आप अपनी बड़ाई कर रहे हो ना, सेल्फ प्रेजिंग हो रही है, ठीक है, कि हमारे पास देखो बी सेल है, टी सेल है, लिम्फाइड सेल है, माल्ट है ना, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, ये है वो है, दुनिया भर की आपने बता दी सिक्योरिटी फीचर। तो उधर से किसी ने बोला हमारे पास HIV है। समझे मेरी बात को, कि तुम्हारा सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। तुमने सुनाया कि मेरे पास ये है वो है, तो उसने बोला और मेरे पास HIV है, तुम्हारे पूरे इम्यून सिस्टम को हैक कर देगा। HIV तो बड़ा हो गया प्लेयर, यहाँ छोटे मोटे भी बहुत असर डालते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम होने के बावजूद आपको टाइफाइड होता है, आपको मलेरिया होता है, आपको रिंग वर्म का इन्फेक्शन होता है, आपको डिसेंट्री होती है, निमोनिया होता है, हजारों इलनेस हैं जो ह्यूमन को होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिफेंस सिस्टम चाहे कितना स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि चाहे कितना एडवांस सोफिस्टिकेटेड हो, लेकिन हर सिस्टम की तरह उसकी भी कुछ वीकनेस होगी। जैसे ताला कितना भी अच्छा हो, ताला आप कैसे भी लगा लो, लॉक को कितना भी सोफिस्टिकेटेड लगा लो, उसे तोड़ा तो जा सकता है, कोई तो उसे तोड़ सकता है, समझे। तो फिर आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, तो ताला हम लगाते ही क्यों हैं? ताला इसलिए लगाते हैं कि जो गली मोहल्ले के नौसिखिए हैं वो ना तोड़ पाएं। जैसे अगर हम आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं होता ना, तो टाइफाइड वाइफाइड तो बड़े खिलाड़ी हैं, छोटा मोटा बैक्टीरिया आता तबाही मचा के चला जाता। तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके लिए काम करता है। और फिर आप मल्टीपल सिस्टम क्यों लगाते हो? ताकि हम जितने को रोक पाएँ उतने को रोक पाएँ। एक्चुअल में इम्यून सिस्टम का मतलब है डे टू डे एक्सरसाइज।
ऐसा नहीं कि कोई फाइनल डिफेंस सिस्टम बन जाता है। जैसे आप मोबाइल में एंटीवायरस रखते हो, ठीक है, अपने लैपटॉप में एंटीवायरस रखते हो, लेकिन आप कभी गारंटी नहीं दे सकते कि इस एंटीवायरस के बाद कोई वायरस आएगा नहीं। होता ये है कि कभी वायरस जीत जाता है, कभी एंटीवायरस जीत जाता है। अगर एंटीवायरस जीत गया तब तो बहुत अच्छा, आपकी सिक्योरिटी अच्छी है। अगर वायरस जीत गया तो आप नए एंटीवायरस को डिस्कवर करते हैं, उसका एवोल्यूशन करते हैं, उसे फिर से रीडिफाइन करते हैं एंटीवायरस को, और अगली बार तैयार हो जाते हैं उस टाइप के नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम में कोई फाइनल गोल नहीं है। एक्चुअल में हमारे इम्यून सिस्टम को ये एक फीचर है कि आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्यून सिस्टम कोई फाइनल है कि अब इसे कोई जो है इसे तबाह नहीं कर सकता। आज की डेट में देखो हमने कितने सारे डिजीज का वैक्सीन बना लिए, जो आप पढ़ने वाले हैं, आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आप देखो एक छोटा सा वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, जिसमें टोटल 10 जीन हैं, उसने आया और पूरी दुनिया में आफत मचा दी। हमारी टोटल मेडिसिन सिस्टम सब पड़ी है। तो ऐसा नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम बेकार है, कुछ दिन में ये सीख जाएगा। एक्चुअल में आप पहली बार किसी को धोखा दे सकते हो। जैसे इस बात को समझो ना, आदमी कितना भी चालाक हो, आप उसे पहली बार धोखा दे दोगे क्योंकि उसे आपका अंदाजा नहीं होगा। लेकिन अगर वो दूसरी बार भी धोखा खा रहा है तो वो बेवकूफ़ है। समझे इस बात को? दूसरी बार तो सजग हो जाना चाहिए ना। तो हमने भी एक बार इससे गच्चा खा गए, है ना। ऐसे हम बहुत सारे डिजीज आके तबाही मचाई है। जितनी एपिडेमिक हुई है वो पहली बार आती है और इम्यून सिस्टम को तबाह कर देती है। फिर इम्यून सिस्टम उठ खड़ा होता है और उन सबको पार कर देता है। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में न जाने कितनी पैंडेमिक आई और उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, लेकिन हर बार इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा हुआ और इसी वजह से आप ह्यूमन रेस सर्वाइव कर रही है। तो क्या इम्यून सिस्टम हमारे लिए यूजलेस है? ऐसा नहीं है। इस इम्यून सिस्टम की वजह से ही हम हैं। इसी वजह से इसको समझना, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक जरूर बनते हैं। जब मैं 2 क्वेश्चन बोलता हूँ तो ऐसे मत बोला करो सिर्फ 2 का मतलब 8 मार्क होते हैं, ठीक है। और आप अपने स्टेट में देखो कि आपके स्टेट में जो अगर 3-4 मेडिकल कॉलेज है तो 60-8 नंबर में भर जाते हैं। समझे इस बात को? तो 8 मार्क को ऐसे न सोचा करो कि 8 मार्क हैं, इससे क्या, इसे छोड़ देते आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो सब फिर ख़त्म हो जाएगा। समझे? कंपटीशन में हो तो हर एक की वैल्यू समझो। समझे? आपको वेटेज भी क्लियर होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इस वेटेज को हम कितने आसानी से निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं, इस पर सिक्योरिटी बन सकती है तो इस पर मेहनत कर लो और ये 8 मार्क निकाल लो। जितने ऐसे नंबर जोड़ते जाओगे, 4 नंबर, हर क्वेश्चन के तो 4 ही नंबर बनते हैं। चाहे वो सबसे टफ चैप्टर का करो, चाहे सबसे इजी चैप्टर का करो, नंबर तो 4 बनने हैं ना उससे। तो वो ये 4 नंबर जोड़ के ही तो टोटल 720 नंबर बनने वाले हैं। इस वजह से आपको ध्यान देना है कि कोई अगर टॉपिक ही 8 नंबर देता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। समझे इस बात को? उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। तो चलिए हम जो है थोड़ा इससे आगे चलते हैं और मैं अब आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट समझाता हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो बता दी। हाँ, एक और चीज़ बचा है, उसे भी समझा दूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, एक और बता दें तब आगे बढ़ते हैं। ये छोटे जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ ये आपके बहुत कॉम के हैं। इन टॉपिक को जो है इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन देखो, इन्फ्लेमेशन ना एक कंबाइंड चीज़ है, एक बड़ा टर्म है। इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है। इन्फ्लेमेशन में देखो क्या क्या चीज़ होता है। इसमें लोकल लेवल पे ओडिमा होता है, ठीक है। ओडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग या एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, या
फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है, इसके अलावा लोकल लेवल पे हीट्स होती है, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा। इसके अलावा इसमें फीवर हो सकता है, इसमें लोकलाइज पेन हो सकती है और वहाँ पे रेडनेस होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना, बचपन में कभी आपको फोड़े फुंसी हुए हों या कहीं चोट लग गई हो तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, तो उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। या आपके माउथ में माउथ ब्लिस्टर जो अल्सर होते हैं, सारा अल्सर एक इन्फ्लामेशन है। ये ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यू में ज़्यादा हमें मैनिफेस्टेड होते हैं, ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। वैसे इन्फ्लामेशन किसी दूसरे टिश्यूज में भी हो सकता है जो परमानेंट नेचर के हैं। तो इन्फ्लामेशन में ये चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे बहुत सारा ओडिमा होता है, मतलब जैसे फोड़े को आप देखो ना कि वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि उसमें फ्लूइड भरा रहता है। उसको छू के देखो वो गर्म होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में बुखार आ जाता है, वहाँ पे लोकलाइज पेन होती है, उसे छूने पे दर्द होता है और वो एकदम लाल हो जाता है क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ गई रहती है। तो ये सारे चीज़ें अगर कहीं भी आपको दिखेगी तो उसे आप इन्फ्लामेशन बोलेंगे। ठीक है ना। इसमें जो फीवर है ना, ये ऑप्शनल है, कभी कभी फीवर नहीं भी होता है और कुछ कंडीशन में फीवर हो भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि इन्फ्लामेशन किस वजह से हुआ है। जैसे इन्फ्लामेशन किसी ऐसे टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है जो पायरोजेनिक नेचर का है तो आपको फीवर होगा, और अगर वो पायरोजेनिक नेचर का नहीं है तो बाकी सब सिम्टम आएंगे और फीवर नहीं आएगा। हीट और फीवर में अंतर है। हीट में जैसे आपको छूने पे वो गर्म लग रहा है, और फीवर का मतलब छूने पे कितना भी गर्म लगे, थर्मामीटर में जो रीडिंग है वो 37 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपको बुखार नहीं है। जब तक थर्मामीटर में रीडिंग नहीं आती है तब तक आपको फीवर नहीं होता है। आपको फील करने से कोई चीज़ नहीं होता है। एक बात आप ध्यान से याद रखिए कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, एविडेंस बेस्ड नॉलेज का यहाँ इम्पोर्टेंस है। तो कोई चीज़ आपके महसूस होने से कुछ नहीं होता, जब तक उसका एविडेंस नहीं है तब तक उसे सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एविडेंस होना ज़रूरी है, और थर्मामीटर एक एविडेंस है क्योंकि वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। इस वजह से जब थर्मामीटर में रीडिंग बढ़ी हुई आती है तब ये माना जाता है कि आपको फीवर है, आपका कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। यहाँ मैंने वर्ड यूज किया लोकल हीट। ठीक है, तो वो लोकल हीट है जो कि इन्फ्लामेशन में दिखेगी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपको पूरी एक कहानी में सुनाता हूँ। एक और चीज़ है, थोड़ा सा उसे भी बता दे तब हम आगे चलते हैं। मुझे लग रहा कहानी आपकी जो है ना उसमें बड़ा टाइम लगने वाला है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अभी जो मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था, वो क्लासिफिकेशन कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम था। हमारा इम्यून सिस्टम का कंपोजिशन क्या है, वो किन चीज़ों से बना है। अब एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम में दो पार्ट हैं। एक को हम बोलते हैं इन्नेट, इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न, और दूसरा जो है ये है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब जिसे लाइफ टाइम में गेन करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, जो इन्नेट है, इस इन्नेट में जो क्लासिफिकेशन आपको दिया है बुक में ना, मैं वही जस्ट बता रहा हूँ, उससे अलग नहीं बता रहा हूँ। इसमें जो जो चीज़ आपको दिया है इन्नेट में, आपको देखो यहाँ इसके फर्दर कंपोनेंट दिए हैं। जैसे इसमें फिजिकल बैरियर होते हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, इसमें सेलुलर बैरियर होते हैं, और इसमें केमिकल या साइटोकाइन बैरियर।
साइटोकाइन, इसे आप कोरोना वायरस में इसका बहुत नाम सुने होंगे, साइटोकाइन स्टॉर्म। ठीक है, कोरोना वायरस में मेन यही चीज होता है, साइटोकाइन बैरियर इननेट में। ठीक है, तो देखो फिजिकल बैरियर का मीनिंग ये होता है, इननेट का मतलब इनबॉर्न है, जिसके साथ बच्चा पैदा ही होगा। आज ही कोई इन्फेंट पैदा होगा तो उसमें ये सारे फीचर पहले से इनबिल्ट होंगे। जैसे फिजिकल बैरियर का मतलब जैसे मैंने बताया था, जो आपकी स्किन है, ठीक है, ये एक फिजिकल चीज़ है ना, ये पहले से ही इम्यून है कि इससे कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी लेयर डेड है। आपकी बॉडी में पूरा का पूरा जो सरफेस है वो डेड है, सिवाय एक को छोड़ के, आपकी आई। ये जो अंदर का वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो है आपका लिविंग होता है। इसी वजह से आई में इन्फेक्शन हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, बाकी सब जो है आपका डेड है ऊपर से। ठीक है, एक डेड लेयर चढ़ी है, उसके अंदर लिविंग टिश्यू को बचा के रखा गया। डेड चीज़ों को ज़्यादातर चीज़ें इन्फेक्ट नहीं कर पाती, कुछ कर पाती, जैसे फंगस, क्योंकि फंगस की माइसीलियम अंदर उसमें ग्रो कर लेती है। तो ये वैसे ही है ना, जैसे एक कंट्री के चारों तरफ कटीले तार लगाए गए हों, एक फेंसेल लगाई गई है, वो एक सिक्योरिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर कोई कटर से काट सकता है तो वो काट के अंदर चला आएगा, और अगर कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से वो टूट गई तब भी। इसी वजह से ज्यों आपको चोट लगती है, आपकी स्किन कटती और फटती है, तो हम सबसे पहले वहाँ देखते हो ना, आप डिटॉल लगाते हो, डिसइंफेक्टेंट लगाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई न कोई हम एंटीसेप्टिक लोशंस लगाते हैं। 1 मिनट प्लीज। तो ज्यों आपको चोट लगती है, कोई कट होता है, तो ये फिजिकल बैरियर टूट जाता है, तो हमें जल्दी से जल्दी इसे रिपेयर करना होता है। जैसे बॉर्डर पे फेंसिंग टूट गई तो बहुत पॉसिबल होता है कि बाहर से चीज़ें आ जाएं, तो हम जल्दी से जल्दी उसे रिपेयर करते हैं। उस रिपेयरिंग को आपके यहाँ क्या बोलते हैं कि आप उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिए, तुरंत उस पर बैंडेज लगा दिए, तुरंत उससे जो है बांध दिए, ताकि वो बॉडी अपने को हील करे, वो बंद हो जाए, नहीं तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ अंदर चली जाएगी। ये फिजिकल बैरियर हो गया। अब फिजिकल बैरियर के बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट वो लगे हुए हैं फिजियोलॉजिकल। हाँ, फिजिकल में एक और चीज़ है म्यूकोसा। जैसे देखो, इस बात को थोड़ा समझ लो, जैसे